ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यह अध्याय 33 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है? मानवाधिकार से तात्पर्य है ऐसे अधिकारों से जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है। परंतु 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है जो किसी राष्ट्र राज्य के सीमाओं से परे है। मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं जबकि मौलिक अधिकार देश का नागरिक होने के कारण ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति के मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति के मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। भारत में इसकी स्थापना के निम्नलिखित कारण है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 1990 के बाद पूरे विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण के दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए और भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय के शक्तियों का विरोधी नहीं है बल्कि वह पूरक है, क्योंकि मानवाधिकार के रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार अगर बात करें तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता पर अधिक जो है बल प्रदान किया गया है। यह एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य अस्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होता है और 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिनको मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी हो, जिनमें एक महिला का होना आवश्यक है। इन अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 पदेन सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो संरचना है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। और एक सदस्य होगा उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य कौन होगा? उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तीसरा सदस्य कौन होगा? मानवाधिकार से संबंधित कार्यों का अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाला व्यक्ति। चौथा सदस्य कौन होगा? मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी रखने वाला व्यक्ति। और 5वां एक महिला होंगी, यानी मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी रखने वाली महिला। और पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। याद रखिएगा, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 सदस्यीय जो समिति है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी
न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है अधिकतम 3 इयर्स यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो ये अपने पद पर बने रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, इनकी दोबारा से नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की सहमति जो है आवश्यक है और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख है, ठीक है, यह है कार्य। दूसरा कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो दूसरा कार्य है, मानवाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना, और कोई भी व्यक्ति मानवाधिकारों के हनन की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष करता है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा निस्तारित करने का प्रयत्न किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। तथा अगर बात करें तथा मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है और विभिन्न जिला स्तर की जो मानवाधिकारों की समितियां हैं इनके गठन की अनुशंसा करना। मानवाधिकार का कार्य सरकार की एजेंसियों की सहायता लेकर जो है किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की रक्षा करता है और इनका हनन होने पर जांच करता है एवं आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा भी करता है। मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है तथा मानवाधिकारों के हनन पर स्वतः संज्ञान भी लेती है। आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां जो है धारण करता है। वह पुलिस से समस्त कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को भी मांग सकता है और किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं एक सिविल न्यायालय की भूमिका में कार्य करता है, जिसके द्वारा वह मानवाधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा कारागार, ठीक है, याद रखिए, कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन के लिए कारखानों का निरीक्षण करना जिनमें मानवाधिकारों के हनन की संभावना होती है, इसका कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय में मानवाधिकारों से संबंधित विचाराधीन विषयों में भी सहायता प्रदान करता है। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है तथा वह इसके अनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के जांच के लिए एक स्वयं का जांच दल है और इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघनों की सूचना प्राप्ति में सहायक है। आयोग के द्वारा की गई जांच के बाद की जो कार्यवाही है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कार्यवाही है जांच के बाद। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किसी मामले की जांच पूरी होने के पश्चात निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला क्या कदम उठाया जाएगा? यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को जो है सिफारिश कर सकता है। दूसरा, यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण से पीड़ित व्यक्ति की तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश कर सकता है। आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय में भी अपील करने की शक्ति रखता है। आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान के परिणाम स्वरूप लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा त्वरित और अनौपचारिक रूप से जो है संभव होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने और शिकायत दर्ज कराने के लिए पैसा भी जो है नहीं खर्च होगा तथा लोगों की समस्याओं का निपटारा भी बहुत जल्द हो सकेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो सीमाएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न तो किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है और न ही किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य कोई प्रत्यक्ष सहायता देने का अधिकार है। आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। फिर भी यह प्रावधान है कि सरकार 1 माह के अवधि में 1 माह के मतलब कि अंदर आयोग को यह सूचित करेगी कि उक्त विषय पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकार हनन की जांच नहीं कर सकता है। तो सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकारों की अगर हनन होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इनकी जांच नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी जांच करने का अधिकार आयोग को नहीं है, बल्कि आयोग इन मामलों की जांच के लिए सरकार को निर्देश देता है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। तो एक वर्ष से अधिक घटित घटनाओं को जांच करने के लिए यह जो है अधिकृत नहीं है। साथ ही वह ऐसे मामलों को भी जांच नहीं कर सकता जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी मामले के जांच के लिए अपने स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सरकार के उन्हीं विभागों पर जांच के लिए निर्भर रहना होता है जिनके विरुद्ध मानवाधिकार के हनन के आरोप हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में यह प्रावधान किया गया था कि मानवाधिकारों से संबंधित राज्य आयोग और जनपद समितियों की भी स्थापना होगी, परंतु राज्य सरकारों ने आयोग की स्थापना में विशेष रुचि नहीं दिखाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 जो है इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो प्रमुख संशोधन किए गए और निम्नलिखित विषयों से संबंधित है। पहला, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 की गई है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में परिवर्तन किया गया है। मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध जांच और अनुसंधान तंत्र को सशक्त बनाया गया है। आयोग को जांच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने के अधिकार देकर जो सशक्त बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार की जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग है इसको राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार दिया गया है। गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की गई है। यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इससे योग्य बनाना कि वह अपने पास की गई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को जो है स्थानांतरित कर सके, ट्रांसफर कर सके, और यह व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। केंद्र सरकार को भविष्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों तथा परंपराओं को अधिसूचित करने के योग्य बनाना जिन पर की अधिनियम लागू होता हो। मानवाधिकार अगर बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। राष्ट्रपति ने 27 जुलाई अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति ने 27 जुलाई 2019 को देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस संशोधन में अगर बात करें तो भारत में मानव अधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी इस संशोधन से, और संस्थान अपने दायित्वों और भूमिकाओं को प्रभावी रूप से जो है निष्पादित कर सकेंगे। संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानकों का परिपालन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसके बाद अगर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देख लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान के राज्य सूची यानी सूची 2 और समवर्ती सूची यानी सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। आयोग की संरचना किस प्रकार की होगी? तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है
ठीक है। और इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा सदस्य जो होंगे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा मतलब की जाएगी? तो राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं और इस समिति का प्रमुख राज्य का जो है, अगर बात करें तो इस समिति का प्रमुख कौन होगा? केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री। और इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष, याद रखिए, राज्य का गृह मंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता और अन्य सदस्यों के रूप में जो है होते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है उस राज्य की विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। और इसके अतिरिक्त एक सदस्य के रूप में अगर बात करें तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त करता है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा, 3 इयर्स का होगा या 70 वर्ष के आयु तक। इन दोनों में से जो भी पहले हो वो अपने पद पर बने रहेंगे और इनकी पुनर्नियुक्ति जो है मतलब कि इनकी दोबारा से नियुक्ति की जा सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उनको पद मुक्त कौन करता है? उनको पद से केवल राष्ट्रपति जो है मतलब कि हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर उनके पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार से वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा आयोग के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं? मानवाधिकारों के उल्लंघन के जांच करना या किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो, इसकी जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना, ये इसका कार्य है। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, कारागार या बंदी गृहों की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना, मानवाधिकार के रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिशें करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिशें करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना और इसे प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जो है जागृत करना और लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, याद रखिएगा गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को सहयोग एवं प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उसे संपन्न करना। आयोग की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में देख लेते हैं। आयोग को अपने कार्य को संपन्न करने के लिए व्यापक शक्तियां जो है मतलब कि बड़े स्तर पर शक्तियां प्रदान की गई है और इसे दीवानी न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा यह उसी के समान अगर बात करें तो यह उसी के समान अपनी कार्यवाही को संपन्न करता है। किसके? तो दीवानी न्यायालय के तरह जो है ये अपने कार्यवाही को संपन्न करता है या किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। आयोग किसी मामले की जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित कदम उठा सकता है। तो जांच के दौरान या उपरांत कोई कदम उठा सकता है तो कौन कौन से कदम? पहला, यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकार से पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है और आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे।